नमस्कार दर्शकों, फेस टू फेस के हर अंक में हमारे साथ स्टूडियो में कोई ना कोई नई शख्सियत रहती है। आज भी हमारे साथ एक शख्सियत है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब सुजीत कुमार सिंह साहब, जो कि हमारी जम्मू कठुआ रेंज के इस समय डीआईजी हैं और कई मुख्तलिफ जगहों पे, अहम जगहों पे ये एसएसपी भी रहे, एसपी भी रहे। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर के लिए एक अहम यात्रा है। बहुत पिलग्रिम्स पूरी दुनिया से, इवन भारत से ही नहीं पूरी दुनिया से यहां आते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनको अच्छी सुविधाएं देने के लिए क्या क्या कार्य इन्होंने किए हैं। जी सुजीत जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सुजीत जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और पूरे भारतवर्ष से, पूरे विश्व से हमारे यहाँ पिलग्रिम्स आएंगे। उन पिलग्रिम्स को किस प्रकार की सुविधा लखनपुर से आप स्टार्ट करेंगे? नमस्कार विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा स्वागत किया इस स्टूडियो में और इस आपके स्टूडियो के थ्रू मैं लाखों दर्शकों से जुड़ पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अमरनाथ यात्रा के बारे में आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। 1 जुलाई से शुरू होने वाली है यात्रा और 15 अगस्त तक चलने वाली है यात्रा। इस बार तकरीबन 45 दिनों में लाखों यात्री आएंगे अपने यहाँ। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा रेंज जो कठुआ से शुरू होता है जम्मू तक आता है, उसमें एंट्री पॉइंट लखनपुर भी हमारे पास आ जाता है और जम्मू के भगवती नगर से जब तक उधमपुर में यात्रा चली नहीं जाती तब तक हमारे पास रहता है। इस बार हमने सिक्योरिटी के लिहाज से 2-3 नए फीचर्स ऐड किए हैं। सबसे पहले मैं जो फीचर आपको बताना चाहूंगा वो है कि हमारे डीजी साहब ने इस बार हमें नए हाईवे क्यूआरटी, जिसे क्विक रिस्पांस टीम बोलते हैं हम लोग, ओके, बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो प्रोवाइड किया है, जो कि आधुनिक तकनीक से लैस है, काफी कंफर्टेबल, मजबूत, स्पीडी, उसका बेहतरीन तरीके। आज तक हाईवे पे इस कैलिबर की गाड़ी नहीं उतारी गई थी। हर एक डिस्ट्रिक्ट को अमरनाथ के मद्देनजर, यात्रा के मद्देनजर, वो एक बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो मिली है, जिसमें वो अपनी क्विक रिस्पांस टीम को रखेगा और तब तमाम सेंसिटिव प्लेसेस से लेकर कभी भी ऐसा कहीं ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी को किसी ने चैलेंज किया है, उसको हम लोग उसी समय उसको चैलेंज करेंगे। ओके, दूसरी बात, इस बार मीटिंग में श्राइन बोर्ड से लेकर बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग हुई है, उसमें निर्धारित किया गया है कि जो भी लंगर वाले आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी हर बार हम लोग देते रहे हैं, लेकिन इस बार लंगर से भी हमने अपील किया है कि आप सिक्योरिटी में अपना भी योगदान करें। जैसे उन्हें सीसीटीवी का अपना नेटवर्क लगाना होगा रियर साइड में, मेन उनके कैंपस में, किचन में, ताकि किसी तरह की कोई भी संदेहास्पद एक्टिविटी हो, मूवमेंट हो, तो कैच किया जा सके। साथ ही साथ लाइटिंग इस बार हम लोग सिक्योरिटी के लिहाज से करवाएंगे। लंगर्स की लाइटिंग, जनरली लंगर्स की जो लाइटिंग होती है वो अपने कैंपस के अंदर ही उन्होंने रखा होता है, पेरिफेरल नहीं होती जी। अगर कोई चाहे तो आ जाए, एंट्री कर ले, फिर उसके बाद वहां से निकल जाए। इस बार उनको प्रॉपर उनकी क्लियरेंस ही इस शर्त पे दी जाएगी कि उनकी लाइटिंग प्लान और सीसीटीवी प्लान हमारे मुताबिक होगी। साथ ही साथ लखनपुर से लेकर भगवती नगर तक कई ऐसे प्लेसेस हमने आइडेंटिफाइड किए हैं जहां हमारी टीम, रिजर्व टीम बैठी हुई होगी और किसी भी तरह से अटैक, खासकर वो जगह होंगे जहां से बॉर्डर से सड़कें आके कनेक्ट होती है, उन जगहों पे हमारी रिजर्व टीम बैठी हुई होगी और इनको पूरी तरह नेगोशिएट करेगी इन केस ऑफ एनी सिक्योरिटी चैलेंज। और भगवती नगर से जो जत्था आगे जाएगा जी, उसके मैनेजमेंट के लिए इस बार सिक्योरिटी का ज्यादा डिप्लॉयमेंट हो रहा है और डीजी साहब, हमारे आईजी साहब ने अदर एजेंसीज के साथ मिलकर ये डिसाइड किया है कि आपने देखा हुआ मौसम अमूमन खराब, पिछले दिनों हाईवे काफी खराब हालत में रही और 7 से 8 हजार गाड़ियां फंसी रही। ऐसी हालत में कि अगर हाईवे ब्लॉक्ड है और हमारी भगवती नगर के जत्थे काफी बढ़ गए, उनका नंबर तादाद ज्यादा हो गया है, तो उनके साथ ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को हम लोग डिप्लॉय कर आगे भेजेंगे। जी, मैं एक अहम प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे कि आपने अभी कहा कि अगर रास्ता खराब है तो हम लोग उन श्रद्धालुओं को यहां रोकेंगे, क्या आपके पास उन श्रद्धालुओं को यहां रोकने के लिए प्रॉपर इंतजामात है, या रास्ते में भी अगर जैसे रास्ता बंद हो जाता है, और अमूमन इस समय हमारे लिए सबसे बड़ी दुविधा का कारण ही यही होगा कि हमारा रास्ता जो है
वो इस समय बहुत खराब है, क्योंकि 4 लेनिंग हो रही है आपकी चनैनी तक, उसके आगे भी रोड बन रही है, और जिससे ब्लास्टिंग के कारण पहाड़ सारे हिल चुके हैं। तो आगे बरसात का मौसम है, मानसून आ रही है, तो क्या प्रॉपर तरीके से उन श्रद्धालुओं को रखने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए क्या पूरी सुविधाएं मुहैया हैं? जी विजय जी, पूरी कोशिश रही है। पिछले दिनों जो मैं श्राइन बोर्ड और डिफकॉम सर की मीटिंग में शामिल हुआ था, इस मुद्दे पे बहुत बढ़ चढ़कर और काफी विस्तार से बातचीत हुई थी। मैं अपने रेंज की बात करूंगा। भगवती नगर में, जम्मू में हमने कई ऐसे प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया है जहां अधिक से अधिक लोगों को हम लोग एकोमोडेट कर सकते हैं। साधुओं को अलग से एकोमोडेट करने के लिए 2-3 मंदिर और वो जो कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, बिल्कुल उनको आइडेंटिफाई किए गए हैं। और लखनपुर से लेकर पूरे सांबा होते हुए जम्मू तक के बीच में कई ऐसे मंदिर आश्रम है जिनको पहले से बताया गया है। वहां पे लंगर को इजाजत दिया गया है। इन केस यात्रा रुकती है तो हम लोग यात्रियों को अपने लेवल पे बिल्कुल 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक खाना पीना खिलाकर उनको आराम से रख। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुजीत कुमार जी। इसके साथ ही आपसे एक और चीज पूछूंगा कि जिस तरीके से आप देखते हैं कि ये तो आपका एक जत्था बना के जैसे रूटीन में पिछले काफी समय से चलता जा रहा है कि आगे स्क्वाड जाती है, पीछे स्क्वाड होती है और बीच में सारे पिलग्रिम्स जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई श्रद्धालु जो है घूमने के लिए भी आते हैं, साथ ही साथ वो दर्शन करने के लिए भी जाते हैं और प्राइवेट व्हीकल्स में आते हैं, अपनी व्हीकल्स में। आगे रास्ता खराब है, आगे आपके लिए चुनौती है रास्ते की, लेकिन वो गाड़ियां खड़ी करके कई अच्छे पॉइंट्स पे फोटोग्राफ्स खींचते हैं, उससे जैमिंग की काफी प्रॉब्लम होती है, उसको भी कहीं मद्देनजर रखा गया है? जी, ये तजुर्बा मेरे यहाँ सबसे पहले तब हुआ था जब मैं एसएसपी ट्रैफिक था, एसएसपी ट्रैफिक रूरल जम्मू और एसएसपी ट्रैफिक जम्मू के चार्ज को देखने के दौरान जब अमरनाथ यात्रा हुआ, मैंने देखा जो लोग ट्रेन से आते हैं, बसों से आते हैं और आकर यहाँ जत्थे में जाते हैं, उससे ज्यादा तादाद अब उन लोगों की बढ़ गई है जो प्राइवेट व्हीकल से आते हैं। बिल्कुल, वैष्णो माता का दर्शन भी करते हैं और आगे उसी रास्ते से कश्मीर भी घूमते हैं, फिर उसके बाद बालटाल या पहलगाम चले जाते हैं, अमरनाथ का भी दर्शन करते हैं। तो जो मीटिंग हुई अभी इस बार आईजी साहब के साथ, आईजी ट्रैफिक के साथ और डिफकॉम सर के साथ, उनको ये सारे कंसर्न बताए गए हैं कि ये जो गाड़ियां दे आर मेजर कॉज ऑफ कंसर्न और इनको हमें जगह जगह पे आइडेंटिफाई करके उनके लिए अलग से ब्लॉकिंग बना के आगे उनको भेजना होगा। तो इस बार हमें जो मिली है, लखनपुर में एक पॉइंट है, जम्मू एक पॉइंट है और उधमपुर का लास्ट पॉइंट जहां से फिर वो सिंगल रोड शुरू हो जाता है, नासरी से पहले बहुत पहले का जो इलाका है जी, वहां पे हमने 3-4, नगरोटा भी जम्मू में एक आ जाएगा, 3-4 ऐसे नाके होंगे जहां पे इन गाड़ियों की चेकिंग होगी, इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और इनको वहीं से हम लोग कंट्रोल करेंगे। बहुत बड़ी बात है। चले भगवान शंकर करे, बर्फानी बाबा करे कि जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित यहाँ से महफूज अपने अपने घर को वापस पहुंचे। चले, ये तो रही अमरनाथ की बात। अब हम बात करेंगे, लगभग 2 महीने हो गए आपको जम्मू कठुआ की कमान को संभाले हुए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, और आपने क्या क्या यहां देखा कि किस किस चीज को इंप्रूव करने की जरूरत है ताकि जम्मू और कठुआ को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा जाए, क्राइम फ्री रखा जाए? जम्मू कठुआ सांबा रेंज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पूरा ये जो जम्मू आपका जो एक जोन है, एक पूरा एक खित्ता है जी, इस खित्ते का एक ये एंट्री पॉइंट बनता है, इस खित्ते की आइडेंटिटी बनती है। जम्मू इतना बड़ा शहर है, पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा, एक मान के चले सबसे बड़ा शहर जम्मू कश्मीर का जी। यहाँ पे आपको पंजाब से आते जाते कश्मीर जाने से पहले, वहां से आने से पहले रेल, एयर, रोड तीनों कनेक्टिविटी जुड़ती है। तो लखनपुर हमारा एंट्री पॉइंट बनता है, हाईवे है, बॉर्डर्स हैं। चैलेंजेस यहाँ बहुत सारे हैं। सिक्योरिटी सबसे पहले मैं बोलूंगा कि चूंकि बॉर्डर हमारा नजदीक है, गाय बगाई इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है और कभी फिदाइन अटैक हो जाती है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है और बहुत सारी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन हमारे पास है। तो सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा कंसर्न है पुलिसिंग के लिहाज से, जो हम लोग हमेशा उसको रेलवे ट्रैक से लेकर हाईवे से लेकर और तमाम। जी सुजीत जी, सिक्योरिटी तो पुलिस के लिए एक अहम मुद्दा रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। चले, अब मैं इसके साथ एक अहम प्रश्न आपसे पूछूंगा कि जो आज की डेट में हमारी युवा पीढ़ी को खराब कर रहा है, हमारी युवा नस्ल को खराब कर रहा है, वो है नशा।
नशे का हमारे जो पड़ोसी देश है वो ये चाहता है कि हमारी नौजवान पीढ़ी को खत्म किया जाए ताकि हमारी नौजवान पीढ़ी ना आगे बढ़ सके और कोई तरक्की भी ना कर सके। तो वो नशे का बहुत ज्यादा प्रयोग जो है हिंदुस्तान में करना चाहता है। उनके इरादों को नस्ते नाबूद करने के लिए और हमारे युवा पीढ़ी को बचाने के लिए आप किस तरीके से सोच रखते हैं और उसको किस तरीके से नस्ते नाबूद करना चाहते हैं? विजय जी, मैं यहीं पे आ रहा था, बिल्कुल इसी पॉइंट पे आ रहा था। सिक्योरिटी के बाद जो दूसरी चीजें हमारे पास आती है उसमें सबसे ऊपर है ड्रग्स। जी, यही नहीं, ड्रग्स के साथ साथ ईव टीजिंग की केसेस वगैरह भी हैं जिसपे मैं बाद में आगे भी मैं जी ईव टीजिंग पे एक दूसरा प्रश्न रहा हमारा मेन अहम प्रश्न है इस समय ड्रग्स पे बता। ड्रग्स पे मैंने अपनी टीम के साथ एक और हमारे इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने आईजी सर को, एम के सिन्हा सर को। इन्होंने हाल ही में चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर, मैं भी और एसएसपी साहब भी उसमें शामिल थे, हमने एक फंड रेजिंग का प्रोग्राम किया था और चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बड़ी खुलकर उसमें डोनेट करने की अपनी इच्छा दिखाई। और उससे क्या हो रहा है कि जम्मू से लेकर कठुआ, सांबा और आसपास के जिलों में नशा मुक्ति केंद्र को हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं। हमने डॉक्टर्स, उसके काउंसलर्स को अपॉइंट कर लिया है, पीएचक्यू ने ऑर्डर दे दिया था। तो एक हमारा जो हमने स्ट्रैटेजी तय की है कि जो नशे में चले गए, जो कंज्यूमर है, उनको सुधारा जाए, उनको सही रास्ते पे लाया जाए। दूसरा है जो कल्प्रिट्स हैं, यहाँ पे जो बड़े बड़े गैंग रैकेट, देखिए हर दिन छोटी मोटी क्या ठीक ठाक पकड़ में आते रहती है, कुछ 10 ग्राम, 5 ग्राम, 100 ग्राम ऐसे चरस और गांजे और ये तमाम चीजें हेरोइन पकड़ते हैं हम लोग। लेकिन बड़ी खेप जो उसके बड़े रैकेट होल्डर्स हैं, जो इसमें बड़े स्मगलर्स हैं, अब उनके पीछे हमारी पड़ी हुई है। हम लोग इनके तमाम जो सप्लायर्स हैं उनका ऑर्बिट और उनका साथ साथ उनका गैंग का एक बनता है कि कहां पे उनका सर्किल है, वो हमने तैयार कर लिया है। एक बहुत बड़ा जखीरा हमने ट्रेस कर पाया था इसी होमवर्क की वजह से। 30 केजी हीरोइन आपने सुना होगा, जो रामबन में हमने ट्रेस किया था। ट्रेन के रास्ते आ रहा था ये, और ये वैली से कंसाइनमेंट आई थी और उसको आगे भेजने की तैयारी थी जम्मू में ही। सुजीत जी, आपने दो पहलू बना दिए जी बात के। एक पहलू बनाया कि जो नशे से हैं उनको नशा मुक्त करना है जी, और जो नशे का व्यापार कर रहे हैं उनको नस्ते नाबूद करना है। दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट मेरा कि आप नशे से मुक्त करने के लिए डी एडिक्शन सेंटर खोल रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास डी एडिक्शन सेंटर है, हमारे जम्मू की सबसे बड़ी बदनसीबी ये रही कि हमारे पास जो है हम पहले उसको अच्छे से मेंटेन नहीं करते और दूसरे को खोलने के लिए चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप हमारा मेडिकल कॉलेज ले लें और सुपर स्पेशलिटी ले लें, हमारे पास डॉक्टर ही नहीं है, हम एम्स भी खोल रहे हैं लेकिन सुपर स्पेशलिटी को हम प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। उसी तरह हमारे डी एडिक्शन सेंटर कुछ ना कुछ तो होगा हमारे पास ऑलरेडी। जो ऑलरेडी है क्या वो फुली इक्विप्ड और फुली मेंटेन है? बिल्कुल सही बताया आपने। पिछले दिनों इसमें स्टाफ की कमी हो गई थी, जिससे फिर गवर्नमेंट ने सैंक्शन दिया और पुलिस हेडक्वार्टर ने फिर हमें ऑर्डर किया। तो मैं ही चेयरमैन था और उस पर तमाम पोस्ट पे मैं बता भी रहा था कि डॉक्टर्स और काउंसलर, साइकियाट्रिस्ट ऐसे पोस्ट पे जो वैकेंसीज थी वो पिछले से 2 हफ्ता पहले वो उसको अपॉइंट करके और उसका मैंने पूरी लिस्ट पीएचक्यू को दे दिया है। तो एक तो स्टाफ की जो कमी थी वो सीधे हमने पूरी की है जी। रही बात कुछ इक्विपमेंट्स की भी कमी रही है और अभी भी है, तो उन सब चीजों के लिए हमने लिस्ट बनाकर परचेसिंग के लिए दिया हुआ है। साथ ही साथ जो ये फंड रेजिंग कार्यक्रम हो रहा है उस फंड का भी इस्तेमाल हम लोग उन सब चीजों को इक्विपमेंट को करने के लिए। बिल्कुल सही, ये आ गया आपका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट रहा सर, जो इस नशे को फैला रहे हैं उनको किस तरीके से नस्ते नाबूद किया जाए, क्योंकि आप ये मानते हैं कि ये कश्मीर के रास्ते, ये पंजाब के रास्ते यहाँ आती हैं, तो अगर दूसरे राज्य से आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि हीरोइन, गांजा, अफीम, आजकल नशा बहुत सस्ता नशा भी हो गया है, कैप्सूल, इंजेक्शन, जो भी आई डोंट नो क्या क्या है, लेकिन ये हमने सुना था कि दूसरे राज्यों से भी आ रहे हैं। क्या उन राज्यों में जाके उन इंडस्ट्रीज को बंद करने की कोशिश की जा रही है? विजय जी, इसमें मैं बताऊंगा, एक बैलेंस्ड अप्रोच में हम लोग चल रहे हैं। मैं पहले आपके सामने रखना चाहूंगा, आप एक क्लियर पिक्चर देखिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये 3 लेवल है, एक सूक्ष्म लेवल, माइक्रो लेवल बोलेंगे हम लोग, एक मिडिल लेवल है, बीच का लेवल है, और एक है हायर लेवल जिसको हम लोग मैक्रो लेवल बोलते हैं। माइक्रो लेवल में है कि जैसा कि ये भी रिपोर्ट है और हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया है, मैक्सिमम
चाय वगैरह की बीड़ी, चाय सिगरेट की जो रेडी है जी, उस पे भी छोटी छोटी पुड़िया में बेचने वाला, आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है कहीं वो सिंपल कुछ बेच रहा हो लेकिन उसके पास एक छोटी सी पुड़िया भी रखी हुई। जी बिल्कुल, एक माइनर हो सकता है, हमारा कोई सामने पुलिस स्टेशन ही हो और उसके आसपास ही कोई चाय वाला है और वो ऐसा करके बेच रहा है। तो एक माइक्रो लेवल पे भी इनकी जो बिक्री हो रही है। मिडिल लेवल पे वो है जो इनसे ऊपर हटकर, इन सब से हटकर कहीं एक जगह वो बैठे हुए हैं, लोग उन पे अप्रोच कर रहे हैं और वो सीधे कंज्यूमर को नहीं देते, मिडिल मैन को देते हैं। लेकिन वो जहां से लाते हैं वो है मैक्रो लेवल। वो फैक्ट्रियां, अब जम्मू एक बीच का अगर सेंटर बनेगा, वेस्ट साइड में आपका पीओके है जी, ईस्ट साइड में हिमाचल जो धर्मशाला से ठीक कह रहे हैं, में आता है, नॉर्थ में कश्मीर है जहां पे आप जानते हैं अवंतीपुरा से जो खस्क वगैरह और जो अनंतनाग का एक चैनल रहा है जी, और साउथ में पंजाब रहा है आपका, जो पंजाब में भी पिछले दिनों जो हालात थे। हमने टीम्स इन चारों जगह भेजी कि क्या वजह है, कौन से रूट्स हैं, कहां पे आ रहे हैं वो लोग। तो पता चल रहा है कि कई ऐसे वेलनरेबल रूट्स है, पहाड़ी रास्ते, पगडंडियां, जिसके थ्रू भी वो चीजें हमारे तक पहुंच रही है। रेलवे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है पार्सल के तौर पे। और कुछ किंगपिन्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो खुद भी ऐसे 3-4 किंगपिन्स हमने आइडेंटिफाई किए, उसको पकड़े और आज हमारे वो कैच में है, हमारे रडार पे है। उसके कहने पे, उसके ही बताने पे हमने कई मेजर असाइनमेंट्स पकड़े हैं। तो अब हम लोग किंगपिन्स की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, वेरी गुड, तीनों लेवल पे काम चल रहा है जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब तक तीनों लेवल पे काम नहीं होगा तो वो चीजें नस्ते नाबूद नहीं होंगी। और हम लोग तो ये चाहेंगे, हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं, कि आप जिस कार्य पे लगे हुए हैं उसमें आपको सफलता मिले। जी सर, इसके बाद एक और आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ईव टीचिंग, जो लड़कियों को, जो हमारी लड़कियां हैं, क्या वो हमारे जम्मू में सुरक्षित है? जो कल एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारी डिस्कशन का था, हमने डिस्कशन भी किया कि मोदी सरकार जो आई है, बड़े बढ़ चढ़ के उन्होंने रुझान लाया, पूरी जनता ने उनको अपना सहयोग दिया। तो लेकिन इस दौरान जो रेप केसेस है, ईव टीचिंग के केसेस है, ईव टीजिंग के, ये सब बड़े बढ़ चढ़ कर आए जी। तो इन सब को खत्म करने के लिए क्या क्या चैनल बनाए गए हैं? ईव टीजिंग और लेडीज की जो सिक्योरिटी है जी, वो हमेशा से एक चैलेंज रहा है। आपने देखा होगा कि देश की कैपिटल में और मुंबई जैसे शहरों में इतने बड़े बड़े वारदात हो जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे जी, और खासकर निर्भया कांड के बाद गवर्नमेंट ने जो 376 के रूल्स है उसको और उसकी जो सजा है उसको काफी स्ट्रिंजेंट कर दिया गया है, काफी ही कड़ा कर दिया गया है। तो एक तो वो कदम है, पनिशमेंट के लेवल का कदम है कि भाई कड़ा सजा को कड़ा कर दीजिए, औरतों को ज्यादा पावर दीजिए। आज औरत इस बात के लिए एम्पावर्ड है, मैजिस्ट्रेट के सामने अगर वो बयान देती है कि इस लड़के ने, इस शख्सियत ने मेरे साथ ईव टीजिंग की कोशिश। सर मैं बीच में रोकना चाहूंगा। ये तो बहुत आपने निर्भया कांड जो और 2-4 बातें कही, ये अभी कुछ ही दिन पीछे हमारे कश्मीर में एक बड़ा अटपटी सी, अनहोनी सी घटना घटी कि 3 साल की बच्ची थी, तो उसके साथ गंदी, मैं कहना नहीं चाहूंगा। तो इन सब, जैसे आपने कहा कि 376 एक कानून की धारा है, उस धारा से हटके भी उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि ये सबक जाए उन लोगों के लिए कि ये इस तरीके से करने वाले का क्या किया जाता है। जी, सुंबल बांडीपुरा में जो इंसिडेंट हुआ उसका आपने भी रेफरेंस दिया है जी, उसमें 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। तो वो एक जो हीनियस क्राइम है, मैं वही बता रहा हूं कि उस हीनियस क्राइम को क्रिमिनल जो आईपीसी की धारा के तहत जो सख्ती बरती गई है उसके तहत, वो सुंबल वाले केस में मैं आपको बता दूं कि अक्यूज्ड गिरफ्तार कर लिया गया था, विद इन आवर्स गिरफ्तार कर लिया गया था और उसको अभी वो कानूनी जो भी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत है, उसको सख्त सख्त सजा मिलेगी। लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा कि क्या आईपीसी से हटकर भी कुछ काम है जो किए जाने चाहिए, तो जी, जम्मू शहर में हिस्ट्री रही है, पहले यहाँ पे एंटी गुंडा एक स्क्वाड बनता था जी, जो बनाया गया था, स्टॉकिंग के लिए चला था। हमने उसका भी अध्ययन किया है, उसकी कुछ पॉजिटिविटी भी आई थी, कुछ पॉजिटिव पक्ष भी रही थी, कुछ उसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी थे। तो हम लोग एंटी गुंडा स्क्वाड को भी रिवाइव करने की प्लानिंग में है। दूसरी बात, एक मेजर हमने और एसएसपी साहब ने, आपके तेजेंद्र सिंह जी जो है, हमने एक स्टडी किया कि जो पीसीआर के वैन्स हैं और जनरली वो खड़े रहते हैं, जिनको पेट्रोलिंग वगैरह करना चाहिए था, वो उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं
और वो पीसीआर के थ्रू कंट्रोल्ड होती थी। अभी हमने आईजी साहब से रिक्वेस्ट करके वो पीसीआर वैन्स को डिस्ट्रिक्ट के अंडर ला दिया है। अभी डिस्ट्रिक्ट जम्मू ने थानों को उन सबको बांट दिया है कि वो थाने का एक तो स्ट्रेंथ को एडिशन करेंगे, दूसरा थाने की मोबिलिटी बढ़ाएंगे, जिससे लेडीज पे जो स्टॉकिंग होती है, उनको छेड़ा जाता है, उनको किसी गलत इशारे किए जाते हैं या मंचलों का जो गैंग होता है, वो चीजें शहर में कम हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं एक और भी चीज बताऊंगा, थर्ड लेवल पे मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी आप प्राइवेट और पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे सीसीटीवी लगा कर रखें। सीसीटीवी लगने से भी ईव टीजिंग के केसेस में कमी आती है, हमारे रिकॉर्ड होते हैं। बिल्कुल सर, समय की नजाकत को देखते हुए एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि सीसीटीवी लगाए, आप मानते हैं कि आज युग जो है वो सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया में आज जो आपके पुलिस स्टेशंस जो है उनको मॉडल इक्विप्ड किया जाना चाहिए, मॉडल पुलिस स्टेशन बनने चाहिए जिससे ऑनलाइन सब कुछ किया जा सके। कोई रिपोर्ट है, कोई कंप्लेंट है, क्योंकि लोग जो है वो थाने के नाम से थोड़ा सा कांपते हैं, थोड़ा सा डरते हैं, तो इन सब चीजों पे भी कोई काम किया जा रहा है? बिल्कुल सही विजय जी, मैं बड़ी तारीफ करूंगा आपके इस संकल्पना की। मेरी भी सोच है कि थानों को एक नया शक्ल दें जी। लोग जाए तो उनको ऐसे लगे कि कॉर्पोरेट जगह पे आ गए हैं, वो ईज आउट हो, वहां पे उनको बैठने के लिए प्रॉपर लाउंज बने और जैसे वेटिंग लाउंजेस होते हैं, लोग कंफर्टेबल फील करें। हमारे सैनिक जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी जो ड्यूटी पे हो उनको एक अलग वर्दी में रखा जाए और उनकी भी एक्टिविटी को सीसीटीवी में कैद की जाए कि क्या उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, बिहेवियर क्या था, क्या उनका बिहेवियर रहा, और लोगों का फीडबैक भी फॉर्म भरा जाए कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, वो फीडबैक फॉर्म सीनियर ऑफिसर्स देखें। ये तमाम प्रपोजल मैं सीनियर ऑफिसर्स को और हमारे कई सीनियर ऑफिसर्स ने ऐसा देखा है, पुलिस इस पे काम कर रही है और धीरे धीरे तब्दीली हो रही है। ये काम अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन जेएनके के हालात ऐसे रहे कि हम हमेशा किसी ना किसी में मिलिटेंसी और लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं, उसके बाद चीजें आती है। तो ये चीजें भी आएंगी। और रही सोशल मीडिया की बात, हमारे तमाम थानों का एक फेसबुक और ट्विटर पेज, ये ट्विटर हैंडलर और एफबी का जो फेसबुक का जो आइडेंटिटी है वो अनिवार्य है। ये पीएचक्यू ने कर दिया है। आप जानते होंगे, आप ही के अखबार यंग बाइट्स में मेरे ऑफिस से हर दिन एक आता है, पूरा सोशल मीडिया के लिए एक खबर आती है, उसको आप छापते हैं, उसको हम लोग सोशल मीडिया में भी डालते हैं। और हमारा अपना भी आरपीएचक्यू जो मेरा ऑफिस है वो भी ट्विटर पे, फेसबुक पे और बाकी अदर चैनल इंस्टाग्राम पे है, वहां लोग शिकायत लगातार दे रहे हैं और हम लोग उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी, बहुत बड़ी बात कही। ये दर्शकों को ये जानकारी दी आपने, जो कोई इससे ना अवेयर हो, आपकी बात सुन के वो भी अवेयर हो गया। जी सुजीत कुमार जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों ने भी आपको सुना कि हमारे जम्मू कठुआ रेंज के जो डीआईजी है उनकी सोच कैसी है, उनका विजन कैसा है, वो क्या चाहते हैं जम्मू कठुआ रेंज में, किस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर, किस तरीके को क्राइम खत्म करना, किस तरीके ड्रग्स मुक्त बनाना अपने जम्मू कठुआ रेंज को। इवन जम्मू कठुआ रेंज को ही नहीं, जम्मू कश्मीर को, पूरे भारतवर्ष को ड्रग्स मुक्त बनाना की सोच रखते हैं। जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का सपना है कि युवा पीढ़ी को आगे लाना है और इसीलिए आज की डेट में उनको इतना बड़ा भारी बहुमत मिला है। जी धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में। विजय जी।